हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एम्परर डोंगजी ग्रैंड एम्परर का मुकाबला करने के लिए एक वर्ड गेट के अंदर चले गए थे, लेकिन वहां पे जाते हुए उन्हें एहसास होता है कि वो किसी जरूरी बात को भूल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नेदर एम्परर जू टियान ने बहुत ही चालाकी के साथ लिन फेंग को एक खतरनाक इल्यूजन के अंदर फंसा चुकी थी, जिसमें लिन फेंग अपनी सारी पुरानी मेमोरीज भूल कर खुद को एक जीनियस कोड समझने लगा था और साथ ही साथ उसे धीरे धीरे प्रिंसेस के साथ प्यार भी होने लगा था। और ये सब कुछ नेदर एम्परर जू टियान ही करवा रही थी, वो भी बेचारे गाओजी के नाम पर। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। गाइस, अगले एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मेरे सारे चैनल्स के साथ कोई ना कोई मसला चल ही रहा है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनर अफंदी नाम का एक नया चैनल बनाया है, जिसके ऊपर मैं हेलकोड का लेटेस्ट एपिसोड भी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाकर उस वीडियो को देखिए और अगर हो सके तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम बेचारे गाओजी को देखते हैं, जिसे नेदर एम्परर जू टियान ने बहुत ही चालाकी के साथ लिन फेंग वाली इल्यूजन का हिस्सा बना दिया था, जिसके चलते बेचारा गाओजी अपनी एम्परर के ऊपर गुस्सा होते हुए कह रहा था, यकीन नहीं होता उस पागल औरत ने मुझे भी इस इल्यूजन के अंदर डाल दिया। मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस एम्परर को कच्चा चबा जाऊं। पहले तो उसने मेरे नाम का सहारा लेते हुए इन्हें इस खतरनाक इल्यूजन के अंदर फंसाया, और जब फिर भी उसका मन नहीं भरा तो उसने मुझे भी इस इल्यूजन के अंदर डाल दिया। और अभी बेचारा गाओजी इसी तरह से गुस्सा होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके वहाँ पे दो और सर निकल आते हैं, जो देखकर बेचारा गाओजी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। असल में जो उसके दो नए सर निकले थे, एक उसकी ग्रैंड माँ का था, दूसरा उसकी माँ का था, और खुद बेचारा गाओजी था एक मेले। असल में नेदर एम्परर ने सजा के तौर पर गाओजी को वो दोनों सर लगाए थे, वो था एक मेले यानी कि एक रियल मर्द। पर अब सजा के बाद वो दो लड़कियों के सर को भी अपने साथ लेके घूम रहा था। अब डिवाइन बीस्ट बहुत ही ज्यादा प्राउड बीस्ट माना जाता है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कूट कूट के परी होती है, और ये सब उसके लिए एक बेइज्जती की तरह था, इसलिए वो उसे वहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुशी से अपने ही सर पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि प्रिंसेस को उठाते हुए लेकर एक केव के अंदर आ गया था, जहाँ केव के अंदर आने के बाद लिन फेंग बहुत ही सुधानी के साथ इधर उधर देखते हुए प्रिंसेस को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा था। जहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद लिन फेंग को एक एलेक्सा से भरी हुई रिवर दिखाई देती है, जिसके अंदर न सिर्फ 9 लीफ आइस लोटस फ्लावर्स मौजूद थे, बल्कि पर्पल लीफ, जिनसिंग और इस तरह के काफी सारे एलेक्सास मौजूद थे, जिन्हें देखकर लिन फेंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि ये जगह तो एलेक्सा से भरी हुई है, ये जगह प्रिंसेस को हील करने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। और ये कहकर लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रिंसेस की बॉडी को ऊपर हवा में उठाते हुए उसे लेकर रिवर के अंदर आ गया था, जहाँ सबसे पहले वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस को अपने सामने लाकर बिठा देता है, और उसके बाद लिन फेंग कांपते हाथों के साथ उसका टॉप उतार देता है ताकि वो आसानी के साथ हील कर सके। अब लिन फेंग की इस हरकत के साथ धीरे धीरे प्रिंसेस की आंखें भी वहाँ पे खुलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन लिन फेंग वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने पास से कुछ एलेक्सास को निकाल कर एक एक करके उन सारे एलेक्सास को रिफाइन करने लगा था। इवन वो वहाँ पे भी कुछ एलेक्सास को लेता हुआ उन सभी को रिफाइन करके एक स्पिरिचुअल एनर्जी बॉल में ट्रांसफॉर्म करने लगा था। और जैसे वो वहाँ पे उस एनर्जी को प्रिंसेस की बॉडी के अंदर डालता है तो प्रिंसेस को वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी को अंदर से हील कर रही थी, वैसे वैसे प्रिंसेस को वहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी थी। इसलिए वो बेहोशी की हालत में चिल्लाते हुए कहती है, नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पे लिन फेंग उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, बस थोड़ी देर और फिर तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। खैर उसके बाद हमें वहाँ पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओ टियान एक पिगी को पकड़कर उस रिवर के अंदर नहाकर एक गाना गाते हुए कह रहा था, ये दुनिया तो परेशानियों का घर है, इसलिए जितना हो सके हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। अगर यकीन नहीं होता तो मुझे ही देख लो, मैं इतना ज्यादा परेशानियों में घिरा होने के बावजूद भी कितना ज्यादा खुश रहता हूँ। इस दुनिया में आप लोगों को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको हमेशा खुश रहना होगा, बिल्कुल मेरी तरह। खैर शाओ टियान का ये वाहियात गाना तो वहाँ पे काफी लंबा चलता है। इस बीच प्रिंसेस ना सिर्फ वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे होश में आने के बाद खुद को ड्रेसअप भी कर चुकी थी। जहाँ जैसे वो खुद को दोबारा ड्रेसअप करती है तो उसे वहाँ पे थोड़ी देर पहले की बातें याद आने लगी थी कि कैसे लिन फेंग अपनी पूरी जान लगाकर उसे हील कर रहा था, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी। इसलिए जैसे वो अपने दिमाग के ऊपर जोर डालती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, पर वो चक्कर खाकर नीचे गिर पाती उससे पहले लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ते भी उसे संभाल लेता है। जहाँ लिन फेंग को एक बार फिर से अपने इतने करीब देखकर प्रिंसेस को काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे लिन फेंग से इतनी ज्यादा शर्म क्यों आ रही है। इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाल कर लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, मिस्टर लिन फेंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे कुछ भी सही से याद नहीं आ पा रहा। जिस पे लिन फेंग मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, आप बस थोड़ी घायल हो गई थी और मैं आपको हील कर रहा था। लेकिन लिन फेंग इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले शाओ टियान आगे बढ़ते हुए वहाँ पे प्रिंसेस से कहता है, थोड़ी नहीं, आप बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, और अगर मेरे बॉस ने सही समय पे आपको हील ना किया होता तो अब तक आपकी जान जा चुकी होती। बॉस भले ही कह रहे हो कि आप थोड़ी बहुत घायल हुई थी, लेकिन मैं जानता हूँ आपको हील करने के लिए मेरे बॉस को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। ये तो मेरे बॉस का बड़ापन है जो आपके सामने शो ऑफ नहीं कर रहे।
क्योंकि वो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं जताना चाहते। और एक कहकर शाओटिन इसी तरह से वहाँ पे प्रिंसेस के सामने अपनी बॉस की तारीफें करने लगा था, जो देखकर लिन फेंग मुस्कुरा कर नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, ये पंछी भी ना कभी नहीं सुधरने वाला। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे किसी खतरे का एहसास होता है, और ये एहसास होते लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे सीधे सो गया था। और जब वो पलटकर उस खतरे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ डिमोनिक स्पिरिचुअल रूट्स बहुत ही तेजी के साथ अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे वो डिमोनिक स्पिरिचुअल रूट्स वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर लिन फेंग को देखती है तो वो वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहती है, मुझे लगा था कि अगर मैं यहाँ पे आकर छुप जाऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन तुम तो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चले आए, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अब तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उन डिमोनिक स्पिरिचुअल रूट्स को देखकर प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए लिन फेंग से कहती है, यंग मास्टर, मैं अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके इन स्पिरिचुअल रूट्स का मुकाबला करने की कोशिश करती हूँ, तब तक आप अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाइए। और हाँ, अगर हो सके तो डिवाइन लिक्विड को भी अपने साथ ले जाइएगा, ताकि उस डिवाइन लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए मेरा गॉडेस मून क्लैन खुद को बचा सके। और ये कहकर जैसे ही प्रिंसेस वहाँ पे डिमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो लिन फेंग उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे करके खुद आगे आते हुए कोर्टून में उससे कहता है, अगर आप अपने क्लैन को बचाना चाहती है तो उसके लिए डिवाइन लिक्विड को आपको खुद से ही ढूंढना होगा, वो आपका काम है। और रही बात इस डिमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट की तो इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लिन फेंग की ये बात सुनकर वो डिमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी डिमोनिक स्पिरिचुअल रूट्स का इस्तेमाल करके जैसे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो लिन फेंग वहाँ पे अपनी डाउट हंड्रेड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन डिमोनिक स्पिरिचुअल रूट्स को वहाँ पे खुद से दूर कर चुका था। जिसके बाद लिन फेंग भी अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए कोर्टून में प्रिंसेस से कहता है, अब बाहरी मेरे इंतजार कीजिएगा, मैं इसे सबक सिखाकर बहुत जल्द वापस आऊंगा और तब हम दोनों दोबारा बात करेंगे। वैसे भी मैं एक नोबल गॉड हूँ और इस जैसे डिमोनिक क्रिएचर्स का मुकाबला करना मेरे लिए बहुत आम बात है। और ये कहकर लिन फेंग अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए वहाँ पे डिवाइन फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगा था। जिसके बाद लिन फेंग उस डिमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट को खत्म करने के बाद प्रिंसेस को लेकर सीधा उस केव के बाहर आ गया था। असल में ये एक तरह का इल्यूजन था और हमें वहाँ पे पूरा सीन नहीं दिखाया गया था कि लिन फेंग ने उस डिमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट को कैसे हराया था। खैर, जैसे वो लोग केव के बाहर आते हैं तो गाउजी ऑलरेडी वहाँ पे उनका इंतजार कर रहा था, जिन्हें देखकर गाउजी वहाँ पे बिल्कुल कमीनों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा था, आओ आओ, मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और ये कहकर गाउजी उन्हें वहाँ पे कोई भी मौका दिए बगैर जल्दी से उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर लिन फेंग सबसे पहले प्रिंसेस को पीछे काट देता है। और उसके बाद वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए सोल लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले गाउजी की एनर्जी को लॉक कर देता है। और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी गॉड फिनिक्स में से सोल को भी बाहर निकाल चुका था। जिसे देखकर तो बेचारे गाउजी का मुंह वहाँ पे खोला का खोला रह गया था और वो हैरान होते हुए कहने लगा था, क्या इसके पास तो एक गॉड लेवल के फिनिक्स मसल सोल है। लेकिन अब बेचारे गाउजी के पास वहाँ पे भागने का समय नहीं था, क्योंकि लिन फेंग तो ऑलरेडी वहाँ पे सोल लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पे फंसा चुका था। और उसके बाद वो वहाँ पे इस मौके का फायदा उठाकर अपनी गॉड फिनिक्स मसल सोल की मदद से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है, जो कि जैसे जाकर बेचारे गाउजी के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़े धमाके के साथ गाउजी का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और लिन फेंग की ऐसी कमाल की ताकत को देखकर प्रिंसेस अपने मन ही मन में लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है, यंग मास्टर लिन फेंग कितने ज्यादा ताकतवर है। भले ही वो दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल दिखाई देते हैं, लेकिन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ऐसा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, काश वो मेरे। और इससे आगे प्रिंसेस वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि उसे खुद ही वहाँ पे शर्म आ गई थी। लेकिन शाओटिन आगे बढ़ते हुए उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, मेरे मास्टर एक गॉड है और तुम एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्रिंसेस हो। अगर तुम मेरे मास्टर का साथ देती हो तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम दोनों जैसी जोड़ी पूरे हेवन में नहीं होगी। और ये कहकर शाओटिन प्रिंसेस को लालच देते हुए कहता है, अगर आप मेरे मास्टर को अपना डॉग कपल बना लेती हैं तो वो आपका क्लैन भी आपको वापस दिलाने में आपकी मदद करेंगे। जरा मेरी बातों को ध्यान से सोचिए, अगर मास्टर आपके हस्बैंड बन जाते हैं तो उसमें आपको फायदा ही फायदा होगा। और इसी तरह शाओटिन प्रिंसेस के बारे में लिन फेंग से भी काफी सारी बातें करने लगा था, जिसके चलते वो दोनों ही वहाँ पे प्यार भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर शाओटिन वहाँ पे कबाब में हड्डी ना बनते हुए जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। खैर, शाओटिन के जाते लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराकर प्रिंसेस की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आइए प्रिंसेस, मैं आपको आपके क्लैन में छोड़ देता हूँ। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो प्रिंसेस भी वहाँ पे लिन फेंग के प्यार में डूबने लगी थी, जिसके चलते उन दोनों को खुद भी वहाँ पे एहसास नहीं हो पाता कि वो दोनों कब एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। वो दोनों तो बस वहाँ पे एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे पूरी तरह से एक होते हुए आपस में शादी करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद फाइनली हमें वहाँ पे शादी वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग एक दुल्हा बना हुआ था। तो वहीं प्रिंसेस को नेदर रियलम की एम्परर वहाँ पे लाते हुए कहती है, दुल्हन भी रेडी है। और जैसे ही लिन फेंग प्रिंसेस को वहाँ पे दुल्हन के रूप में देखता है तो लिन फेंग तो पूरी तरह से प्रिंसेस की खूबसूरती में खो चुका था। और तभी नेदर एम्परर लिन फेंग से कहती है, हमारी प्रिंसेस बहुत ज्यादा अच्छी है, उसका दिल बहुत ज्यादा नाजुक है, उसका दिल कभी मत तोड़ना। वो तुमसे प्यार करती थी, इसलिए मैं उसकी बात मानकर तुमसे शादी करवा रही हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम हमारा मान रखोगे और हमारी प्रिंसेस को हमेशा प्यार करोगे। लेकिन जैसे ही नेदर एम्परर वहाँ पे प्रिंसेस का हाथ लिन फेंग के हाथ के ऊपर रखती है तो लिन फेंग को अचानक से वहाँ पे कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसे वहाँ पे प्रिंसेस के अंदर अपनी बीवी किन क्यों दिखाई देती है, जिसे देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि ये किस लड़की का
का चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है और उसे देखकर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि वो मेरी कोई अपनी है। ये सब आखिर मेरी यादों के साथ क्या हो रहा है। और ये कहकर जैसे लिन फेंग अपने दिमाग के ऊपर जोर डालता है तो उसे वहाँ पे अपनी पुरानी शादी वाला दिन दिखाई देने लगा था, जिस दिन उसने किन क्यू के साथ शादी की थी। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, क्या वो लड़की मेरी बीवी थी? और ये कहकर लिन फेंग को वहाँ पे एक एक करके अपने सारे बच्चे भी दिखाई देने लगे थे। पर इससे आगे लिन फेंग वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं सोच पाता, क्योंकि अचानक से इल्यूजन की पावर वहाँ पे एक बार फिर से बढ़ जाती है और वो चुपचाप प्रिंसेस के साथ वहाँ पे शादी कर चुका था। खैर इस तरह वो दोनों शादी के बंधन में बंधने के बाद खुशी खुशी रहने लगे थे और देखते ही देखते वहाँ पे पूरे 3 साल का समय गुजर चुका था, जहाँ पे पूरे 3 सालों के बाद हम प्रिंसेस को ही देखते हैं जो कि वहाँ पे बात ले रही थी कि अचानक से ही उसका जेट टोकन वहाँ पे चमकना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वो जल्दी से ड्रेस अप होते हुए वहाँ पे बाई सीधा लिन फेंग के पास आ जाती है, जहाँ प्रिंसेस को इतना ज्यादा घबराए हुए देखकर लिन फेंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर प्रिंसेस जल्दी से आगे बढ़कर लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहती है, मेरा क्लैन खतरे में है, इसलिए पिछली बार की तरह आपको ही हमारे क्लैन को बचाना होगा। प्लीज आप अपने क्लैन के एंसेस्टर को बुलाइए, आप बस वही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी उन्हीं की वजह से हम लोग वो खतरनाक बैटल जीत पाए थे। प्रिंसेस की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे परेशान होकर उसे जवाब देते हुए बताता है, लेकिन हमारे क्लैन के गॉड किंग तो ऑलरेडी बॉर्डरलैंड की तरफ निकल चुके हैं, अब वो यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकते। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो घबराते हुए कहती है कि अगर गॉड किंग हमारी मदद करने के लिए नहीं आए तो फिर हमारे क्लैन को कौन बचाएगा, इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। और ये कहते कहते ही प्रिंसेस जैसे ही लड़खड़ाकर नीचे की तरफ गिरने लगती है तो लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे संभालते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी तुम्हारा क्लैन मेरा ससुराल है, उसे मैं इतनी आसानी के साथ थोड़ी ना डिस्ट्रॉय होने दूंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो प्रिंसेस को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आने लगा था, लेकिन वो वहाँ पे फिक्रमंद होते हुए उससे कहती है, लेकिन हस्बैंड अभी तो बस आप गोड आलम में ही हो, तो फिर आप उस खतरे का सामना कैसे करोगे। नहीं, जितना ज्यादा मुझे मेरा क्लैन प्यारा है उससे कहीं ज्यादा आप मुझे प्यारे हो, मैं आपको नहीं खो सकती। जिस पर लिन फेंग मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं फिनिक्स क्लैन का यंग मास्टर हूँ और लोगों की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर तुम्हारे क्लैन की जगह पे कोई और भी होता तो मैं फिर भी उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटता। फिर ये तो एक तरह से मेरे अपने लोगों की बात है। और ये कहकर लिन फेंग प्रिंसेस को तसल्ली देते हुए बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए गोडिस मून क्लैन की तरफ निकल चुका था, जो देखकर प्रिंसेस भी पीछे से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, रुकिए, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ गोडिस मून क्लैन की तरफ निकल चुके थे उनकी मदद करने के लिए। लेकिन जैसे वो दोनों गोडिस मून क्लैन में पहुंचते हैं तो नेदर एम्पर उन दोनों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, आखिर तुम दोनों यहाँ पे मरने के लिए क्यों चले आए। अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। जिस पे प्रिंसेस जवाब देते हुए नेदर एम्पर से कहती है, मेरा पूरा क्लैन खतरे में है, तो अपने क्लैन को खतरे में छोड़कर मैं भला यहाँ से कैसे भाग सकती हूँ। तभी लिन फेंग जो कि वहाँ पे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, वो अपना दिमाग लगाते हुए नेदर एम्पर से कहता है कि कभी गोडिस मून क्लैन के पास एक डिवाइन मास्टर हुआ करता था जिसके पास उसका एंसेस्ट्रल वेपन था, तो अगर हम लोग उस एंसेस्ट्रल वेपन को हासिल कर लेते हैं तो हम लोग आसानी के साथ इस जंग को जीत जाएंगे। एंसेस्ट्रल वेपन का सुनकर तो नेदर एम्पर के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल कर सीरियस होते हुए लिन फेंग से कहती है, गॉड किंग लेवल के एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट को हासिल करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है। अगर तुम उसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें सी ऑफ फायर को पार करना होगा, जिसे गॉड किंग्स भी पार नहीं कर पाते। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट को हासिल करना कितना ज्यादा मुश्किल है। जिस पे लिन फेंग भी जवाब देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला, आप बस मुझे एंसेस्ट्रल लैंड में भेजिए। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो नेदर एम्पर को वहाँ पे हंसी ही आ जाती है, क्योंकि भले ही एक इल्यूजन था, लेकिन इल्यूजन के अंदर भी लिन फेंग एंसेस्ट्रल वेपन को हासिल करने पे तुला हुआ था, इसलिए नेदर एम्पर को वहाँ पे हंसी आ रही थी। फिर नेदर एम्पर वहाँ पे एक बार फिर से खुद को संभाल कर सीरियस होते हुए लिन फेंग से कहती है, ओके, अब जब तुम जिद्दी कर रहे हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी एंसेस्ट्रल लैंड के अंदर भेजने की तैयारी करती हूँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अगर तुम्हें वहाँ पे जरा सा भी खतरा महसूस हो तो तुम्हें उसी समय वहाँ से वापस आना होगा, जिसके लिए लिन फेंग भी मान जाता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वहाँ पे सी ऑफ फायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग शाओ टियान और प्रिंसेस को लेकर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो जगह इतनी ज्यादा गर्म थी कि वहाँ पे लिन फेंग को छोड़कर बाकी दोनों के लिए आगे बढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और बेचारा शाओ टियान तो लगातार वहाँ पे रोते हुए कहे जा रहा था, इतनी गर्म जगह तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। जबकि लिन फेंग वहाँ पे सी ऑफ फायर को गौर से देखते हुए कहता है, मुझे लगता है हम यहाँ पे इन वेव्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जिस पे शाओ टियान वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, बॉस ये आप क्या कह रहे हैं, अगर इन वेव्स को हम लोगों ने छुआ भी तो ये हमारा रोस्ट बना देंगी। लेकिन शाओ टियान अभी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी एक आग का गोला उसके साथ आके टकराता है, जो कि उसे वहाँ पे पूरी तरह से रोस्ट कर चुका था। इसी बीच प्रिंसेस वहाँ पे परेशान होते हुए लिन फेंग से कहती है, तुम्हें एक बात का मुझसे वादा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस लौटोगे, क्योंकि अब ये सिर्फ हम दोनों की जिंदगी का सवाल नहीं है, अब ये हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। इसलिए प्लीज कोड लेवल के पपेट्स बाहर निकालो या फिर जो भी करो, लेकिन तुम्हें कुछ भी करके खुद को बचाना ही होगा। वहीं जैसे लिन फेंग वहाँ पे बच्चे वाली बात सुनता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो
वो जल्दी से रुककर प्रिंसेस से कहता है, क्या कहा तुमने? हमारा बच्चा होने वाला है, इसका मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्या ये वाकई सच है? जिस पे प्रिंसेस थोड़ा शर्माते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। जो देखकर तो लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जबकि पीछे की तरफ मौजूद शाओ टियान को तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि मेरा एक और यंग मास्टर आने वाला है, यानी कि अब तो मेरे साथ खेलने वाले टोटल 4 बच्चे हो जाएंगे। और ये कहते कहते शाओ टियान को वहाँ पे एहसास होता है कि वो कुछ भूल रहा है। जो सोचकर जब शाओ टियान अपने दिमाग के ऊपर जोर डालता है तो उसे वहाँ पे मिंग टियान के साथ साथ मिंग फेंग और मिंग शी भी दिखाई देती हैं, जो कि शाओ टियान के साथ खेलते हुए उसे परेशान किया करते थे और आपस में शाओ टियान के लिए लड़ते हुए कहते थे कि ये पंछी मेरा है। और ये सब याद करके शाओ टियान वहाँ पे खुद से ही सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो तीनों बच्चे कौन थे। तभी उसे वहाँ पे अपनी लेडी मास्टर किन क्यू की भी याद आती है, जिसे वो मिस्ट्रेस कहता था। और उसके बाद तो शाओ टियान को वहाँ पे एक एक करके अपनी सारी पुरानी यादें वापस मिलने लगी थी, जिन्हें याद करके शाओ टियान वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है? और ये कहते कहते जब वो सामने की तरफ लिन फेंग को देखता है तो उसे वहाँ पे लिन फेंग के साथ प्रिंसेस भी दिखाई देती है। और जब शाओ टियान को याद आता है कि उसका मास्टर तो प्रिंसेस के साथ शादी कर चुका है तो बेचारा शाओ टियान तो डर के मारे वहाँ पे अपना सर पकड़ चुका था। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि जब लिन फेंग को वहाँ पे पता चलता है कि उसका नया बच्चा आने वाला है तो वो वहाँ पे कोल्ड टून में प्रिंसेस से कहता है, अब तो मैं किसी भी हाल में उस अनसेटल वेपन को हासिल करके रहूंगा ताकि हम लोग हमारे बच्चे के आने से पहले डीमन क्लैन को पूरी तरह से हरा दें। सिर्फ यही एक रास्ता है अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देने का। और जैसे लिन फेंग वहाँ पे बच्चे की बात करता है तो अचानक से उसके दिमाग में भी वहाँ पे कुछ क्लिक होता है और उसे भी वहाँ पे अपने बच्चों के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे थे। उसे मिंग शी, मिंग फेंग, मिंग टियान और अपनी पत्नी किन क्यू दिखाई देती है, जहाँ पे उसके तीनों बच्चे लिन फेंग को देखकर फादर फादर कह रहे थे। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये तीनों बच्चे कौन है और ये मुझे फादर फादर क्यों कह रहे हैं। जो सुनकर शाओ टियान पीछे से वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर अपने दिमाग पे जोर डालिए, वो आपके ही बच्चे हैं। लेकिन ये कहकर जैसे शाओ टियान वहाँ पे लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अचानक से वहाँ पे एक स्पेस टाइम का एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिससे गाओ जी एक बार फिर से बाहर निकलते हुए सीधा शाओ टियान के ऊपर हमला करते हुए उसका मुंह बंद कर देता है और साथ ही साथ शाओ टियान को उठाकर नीचे वोल्केनो में फेंक चुका था ताकि वो वहाँ पे इल्यूजन के बारे में अपने मास्टर को कुछ ना बता सके। तभी गाओ जी खुद वहाँ पे लिन फेंग के सामने आते हुए उससे कहता है, लड़के चलो अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर करते हैं। पिछली बार तो तुमने मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ नहीं भागने देने वाला। और ये कहकर गाओ जी लिन फेंग को चलने करते हुए जोर जोर से दहाड़ने लगा था। पर तब तक हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद लिन फेंग को तो वहाँ पे सब कुछ याद आ चुका था। वो अचानक से अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहता है, मानना पड़ेगा सीनियर, आपका इल्यूजन वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है। मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा था कि मैं किसी इल्यूजन में जी रहा हूँ, पर अब बस बहुत हो गया, ये सब खत्म करते हैं। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने पाँव को नीचे जमीन पे पटकते मारता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। जो देखकर नेदर एम्परर वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिन फेंग से कहती है, बहुत अच्छे, तो फाइनली तुम्हें इस बात का एहसास हो ही गया कि तुम मेरे इल्यूजन के अंदर हो। पर एक बात माननी पड़ेगी, तुमने इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ अंजाम दिया और आखिर में सारी डिवाइन एनर्जी को रिफाइन करते हुए खुद को पीक पे पहुंचा दिया। वाकई तुम एम्परर डोंग जी का बेटा होना डिजर्व करते हो। और नेदर एम्परर कैसा कहते ही लिन फेंग वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए वापस से होश में आ चुका था। जहाँ जैसे लिन फेंग होश में आता है तो नेदर एम्परर मुस्कुराकर लिन फेंग को कांग्रेट्स करते हुए कहती है, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था तुम इतनी आसानी के साथ मेरे टेस्ट को पास कर लोगे। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, अब तुम ऑफिशियली मेरी इनहेरिटेंस को हासिल कर चुके हो। एम्परर की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, क्या तो ये आपकी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट था, यानी कि नेदर रियलम के एंसेस्टर आप ही हो? जिसमें नेदर एम्परर वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, एंसेस्टर मैं ही हूँ। नेदर एम्परर की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे उसे इंप्रेस होते हुए कहता है कि सीनियर वाकई मानना पड़ेगा, आपका इल्यूजन बहुत ज्यादा पावरफुल था, मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा था कि मैं एक इल्यूजन के अंदर जी रहा हूँ। लिन फेंग की ये बात सुनकर नेदर एम्परर वहाँ पे हंसते हुए उससे कहती है, किसने कहा कि वो बस एक इल्यूजन था? तुमने वहाँ पे जो भी किया और जिन भी लोगों से मिले थे वो एक तरह से सच ही था, लेकिन उन्हें बस वहाँ पे उस इल्यूजन को रियल बनाने के लिए कंडेंस किया गया था। लेकिन एक बात है जो कि वहाँ पे हकीकत थी, तुम वहाँ पे जिस लड़की से मिले थे और जिसके साथ तुमने शादी की थी वो बिल्कुल सच था। अब जैसे ही बेचारे लिन फेंग को वहाँ पे पता चलता है कि वो इल्यूजन के अंदर नहीं बल्कि रियल लाइफ के अंदर शादी कर चुका है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या मेरी शादी असल में हो चुकी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ ही लिन फेंग के दिमाग के ऊपर बिजलियां गिरने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी पहली बीवी को क्या जवाब देगा। खैर, इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब